तो एसकेएम के सभी लाडलों को लवकुश मिश्रा का तहे दिल से नमस्कार। और आपके डिमांड पर और मैं अपने बात पर खरे उतरने के लिए, यानी जो मैं आपको बताया था कि देखो शिवम सर ये जो 50 टॉपिक बताए थे उसका सल्यूशन करने का मेरे को जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। ठीक है, मैं इस पूरे 50 क्वेश्चन का सल्यूशन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेते हो, अब देखो याद करने का मतलब केवल क्वेश्चन याद करने से काम नहीं चलेगा। ये देख रहे हो ना, ये 50 टॉपिक जो लिखवाए थे, अब हम 1 बाय 1 वीडियो बाय वीडियो करके इन सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन करवाऊंगा। एक एक हिसाब आपको दूंगा और आप देखेंगे कि बहुत ही धमाकेदार तरीके से ये आपको समझ में आने वाला, याद रखना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों ये आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी दिक्कत होगी आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, मेरी गारंटी, मेरी खुद की गारंटी है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको मैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। चलिए ध्यान से देखना, हर वीडियो में मैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लूंगा। ये 4 ही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से आप समझोगे तो लगभग एक क्वेश्चन को डेरिवेशन, एक क्वेश्चन का डेरिवेशन कराने में 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो। अब 4 क्वेश्चन का जोड़ लो, लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा इसमें। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके 50 क्वेश्चन आपका एग्जाम के पहले 1 महीने पहले करवा दूं। ठीक है, लगभग 7 से 8 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। और वीडियो को एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और आप सभी को मैं दूंगा। ठीक है, लिंक आपको इसी वीडियो के, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते चले जाएंगे, और प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, बोर्ड एग्जाम में 500 में 500 ले आना है, तो हमारे एसकेएम चैनल का रूल है कि आप PYQ 5 ईयर्स का PYQ जरूर ले। कितने ईयर्स का? 5 ईयर्स का। मात्र आपको 99 रुपए में मिलेगा। एक सब्जेक्ट आप लोगे तो 29 रुपए में, अगर 5 सब्जेक्ट एक साथ लोगे तो 99 रुपए मिल जाएगा। जिन बच्चों को लेना है फटाफट से 7992087382 पर कांटेक्ट करें और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाएं। ठीक है, चलिए काम की बात कर लेते हैं। देखो ये रहा, अब शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की खातिरदारी हो जाए। चलिए भाई आ जाओ मेरे लाडलों, ये आ गया। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, हाँ यहां से करते हैं। और जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन करने में आपके लिए एकदम तत्पर हूं। ठीक है, और बैच जिन लोगों को लेना है यहाँ पे नंबर लिखा है, उस नंबर से कांटेक्ट कर लें, बैच जरूर लें। ठीक है, चलिए ध्यान देना। देखो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं एक समान। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखो, जैसे किसी पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, क्योंकि जिस एलिमेंट पर धन आयन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं बाहर की ओर। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं
जो कि इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इनमें से 5 से कम इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी कोश में, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन का बाहर रास्ता दिखाया जाता है। तो याद रखना, जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज उसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, और जिसमें होगा निगेटिव चार्ज उसमें बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और दूसरी चीज, अगर एक पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, तो इनके बीच लगने वाला होगा आकर्षण बल। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो। दूसरी चीज मैंने कहा, धन आयन है तो यहां से बल रेखाएं निकलेंगी, और ऋण आयन है तो ये बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। अगर दोनों एक दूसरे के पास में है तो यहां से बल रेखा निकलकर चली आएगी इसमें। अब देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हम बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे। जैसे यहां पे एक शक्तिशाली आवेश रख दे, एक शक्तिशाली आवेश यहां पे रख दे पॉजिटिव चार्ज, एक शक्तिशाली आवेश यहां पे रख दे निगेटिव चार्ज। अब इसकी खूबी ये है कि इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इसमें से बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। और इसमें इसकी खूबी ये है दोस्तों कि ये जो है बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है। इसमें बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। ये पॉजिटिव है और ये है दोस्तों निगेटिव। ठीक है, अब आइए, अब यहां से बल रेखाएं जाएंगी, इसमें प्रवेश करेंगी, तो इसके बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा। तो यहां पे एक समान जो वैद्युत क्षेत्र बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ध्यान देना। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब बात कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब इसमें देखो होगा क्या कि यहां पे मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। भाई साहब, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिस एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। जैसे यहां पे हम ले लें, यहां पे एक क्षण है हमारे पास, एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, और दोनों अल्प दूरी पर हैं। यही तो है वैद्युत द्विध्रुव, यही तो है वैद्युत द्विध्रुव ना। तो यहां पर एक रखो ना वैद्युत द्विध्रुव। देखो जब हम ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, ध्यान से समझना मेरे लाडलों, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो तुरंत ये ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा, जरा ध्यान देना, क्यों ऐसे हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है जरा समझिएगा। इसका रीजन ये है कि जब यहां पे रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव पर थोड़ा यहां पे इस तरीके से हो जाएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे इस तरीके से, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर है पॉजिटिव, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस पॉइंट पर निगेटिव चार्ज है। ध्यान समझना, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, अब देखो जब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और यहां पर इसके पास में कौन है, निगेटिव। ये पॉजिटिव इस निगेटिव को आकर्षित करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। तो थोड़ा ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये सीधा ना होके किसी एंगल पे ये घूम जाएगा, और वो कितना एंगल होगा, वो होगा न्यून कोण। ठीक है, एकट एंगल न्यून कोण होगा, यानी ये बल लगा रहा है इस पर, इस दिशा में,
ये बल इस पर लगा रहा है अपनी ओर, यानी इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और ये माइनस होने के कारण, ये प्लस होने के कारण ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, और ये दोनों माइनस होने के कारण यह एक दूसरे की ओर ढकेल रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ध्यान देना, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, यानी इसमें जो बराबर एवं विपरीत बल लगेगा इस दिशा में, इस दिशा में जो बल लगेगा, ध्यान देना, हाँ इसमें लगेगा इस दिशा में बल। ये इस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में मान लो बल लगा रहा है F1, ठीक है। और इस दिशा में जो बल लगेगा दोस्तों, इस दिशा में जो बल लगेगा वो बल लगेगा F2। अब देखो दोनों बल जो लग रहे हैं, एक बल इस डायरेक्शन में है, एक बल इस डायरेक्शन में, दोनों बल बराबर एवं विपरीत होंगे। अब आप सोच रहे हैं कैसे होंगे, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जितना ये आकर्षण बल लगा रहा है उतना ही ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। उसी तरह ये निगेटिव इस निगेटिव को जितना ये प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उतना ये आकर्षण बल लगा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, इसलिए जितना बल ये लगाएगा उतना बल ये लगाएगा, उतना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा। दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, एक बल इस तरफ एक बल इस तरफ। अब ये ठीक है, एक बल इस तरफ है एक बल इस तरफ, तो ध्यान देना इस पर आवेश E है और बल का मान F1 है। क्षेत्र, यहाँ पे जो क्षेत्र हो रहा है, ध्यान देना ये विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर E है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर E है। तो ध्यान देना अगर इसका हम क्षेत्र निकालें, यहाँ लिखाने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर, प्लस Q आवेश के कारण A पर प्रतिकर्षण बल F1 प्लस Q आवेश, माना आवेश के कारण ध्यान देना मेरे लाडलो, आवेश आवेश के कारण, आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण A पर बल F1 हो तो एक देखो सूत्र आपने पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F अपान Q, पढ़े हो ना? तो यहां से तिर्यक गुणा कर दोगे, ये आपने सूत्र पढ़ा है, तिर्यक गुणा करोगे तो F बराबर मिलेगा EQ, और यहाँ पे बल F1 है, विद्युत क्षेत्र E, आवेश Q, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार देखो जितना बल इस तरफ लग रहा है उतना बल इस तरफ भी लग रहा है, बस ये दोनों क्या है, बराबर एवं विपरीत है, क्योंकि आवेश की मात्रा क्या है, समान है, इसलिए लगने वाला बल भी समान होगा। तो इसी प्रकार बिंदु B के लिए लिख ले, इसी प्रकार बिंदु B के लिए, अब देखो अगर B के लिए निकालोगे तो यहां देखो बल क्या है, F2 है, बल F2 है, क्षेत्र दोनों के लिए बराबर ही है, आवेश की मात्रा माइनस हो जाएगी, यहां देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगी। अब देखो पॉइंट वाली बात जरा समझिएगा, एक बल इस दिशा में है और एक बल इस दिशा में, और दोनों बल क्या है,
बराबर हैं एवं विपरीत हैं। ध्यान देना, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, दोनों बल बराबर एवं विपरीत हैं, यानी परिणामी बल क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? ध्यान देना, चित्र से यहां लिखते हैं, जरा ध्यान देना। हाँ, चित्र से, चित्र से परिणामी बल अगर निकालोगे, परिणामी बल, परिणामी बल का मतलब है कि अभी आपको हम बता दें कि इस तरफ और इस तरफ टोटल मिला के कितना बल लग रहा है, क्या बराबर है? अगर देखो, इस तरफ F1 है, इस तरफ F1, दोनों का परिणामी निकालने पर वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो समझ लेना जितना बल ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश पर लगा रहा है, उतना बल ये माइनस इस माइनस पर लगाएगा। देख लेते हैं, परिणामी बल हो जाएगा F1 धन F2। अब इसमें मान रख दो, F1 का मान देखो EQ है, और F2 का मान क्या है? F2 का मान माइनस EQ है। ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? 0 न्यूटन। यानी परिणामी बल का मान क्या बच जाएगा मेरे लाडलों? ये परिणामी बल 0। इसका मतलब है जितना बल इस दिशा में लग रहा है उतना ही बल इस दिशा में लगेगा, इसीलिए परिणामी बल 0 हो गई। अब आगे देखो, अब होगा क्या इसमें मेरे लाडलो, जरा ध्यान समझना। अब इसमें देखो, अब एक काम तो मेरा हो गया। अब ये जो है यहां से, ये जो आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे हैं, जो क्रिया रेखा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में, दोनों क्रिया रेखा के लंबवत दूरी कितनी है हम ये निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है? बल आघूर्ण निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है हमें। ठीक है, टाउ का मान, तो टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी। तो ये जो इसके बीच बल लग रहा है, इसके बीच लंबवत दूरी हमें निकालने की जरूरत है, तो निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल दिए। अब जैसे ही लंब डाले ना, जैसे ही लंब डाले, इस पॉइंट का नाम हो गया C। ठीक है, और ये पॉइंट इस पॉइंट से थीटा एंगल पर झुकेगा। कितने एंगल पर? ये थीटा कोण पर झुकेगा, याद रखना। कितने पर? थीटा पर। मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे हो, ये कितने एंगल पर झुका हुआ है? थीटा कोण पर झुका हुआ। लंबवत दूरी निकाल लेते हैं, यानी ये वाली दूरी मान लेते हैं। लंबवत दूरी कितनी है? ये लंबवत दूरी R है। ये लंबवत दूरी क्या है? R। बात को समझिएगा, लंबवत दूरी क्या होगी? R होगी। अब यहां पे देखो एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है और लंब है, और ये वाली जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वाली जो दूरी है दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 2l। इसकी लंबाई क्या होती है? 2l। तो ये 2l हो गया, ये हो गया हमारा R। अब देखो यहाँ पे लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन है, लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन साइन। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में साइन लगाएंगे। त्रिभुज PCA में, PCA में साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है? लंब, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब R है और कर्ण है 2l, और यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, R बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये हमारे दोनों बल के क्रिया रेखा के दोनों बल, ये दोनों बल हैं, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी मिल गई।
अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है जरा ध्यान देना। बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बल की दिशा के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए भाई, टाउ लिख लेते हैं हम, टाउ लिख लेते हैं। बल, यहां पे बल क्या है देखो, इस तरफ कितना बल लग रहा है भाई साहब, इस तरफ बल कितना लग रहा है, इस तरफ लग रहा है EQ और इस तरफ लग रहा है -EQ। तो दोनों तरफ तो बराबर ही है ना, दोनों तरफ क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे माइनस रख दिया गया। तो यहाँ पे जो बल के स्थान पे हम EQ रखेंगे। देखो एक बल F1 बराबर EQ, दूसरा F2 बराबर EQ, तो यहाँ पे माइनस क्यों रखे सर, आप माइनस रख देना बल के स्थान पे, -EQ रख देना, कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये माइनस ये बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम बल के स्थान पे माइनस नहीं रखेंगे, ठीक है ना, हम बल के स्थान पे कभी भी माइनस नहीं रखेंगे दोस्तों। तो यहां पे बल के स्थान पे रख देंगे EQ प्लस में, और बल की दिशा में लंबवत दूरी हो जाएगी 2L साइन थीटा। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा EQ 2L साइन थीटा, और यहां पे P के स्थान पर P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L, E इसके स्थान पर P साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा मिल गया मेन फार्मूला। ठीक है, सभी बच्चे ये फार्मूला देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये आपका 3 नंबर का हर साल आता है। ठीक है, सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, जबरदस्त कंटेंट है, याद रखना, एकदम बेहतरीन कंटेंट। ठीक, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लें, और इसका PDF ध्यान देना, इसका PDF हम नहीं देंगे, ओकर रीजन है, हाँ इसका PDF जो कोर्स खरीदेगा उसी को मिलेगा, याद रखना। देखो मैं क्या हुआ ना कि मेरा जो ये वीडियो का 50 टॉपिक है, कुछ यूट्यूबर लोग क्या किए हैं उसे लिखेंगे, अब यही सॉल्व करके कॉपी नीचे, कैमरा जो नीचे नहीं होता नीचे करके कॉपी में पढ़ाते हैं, यही सॉल्व कर करके पढ़ा देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि चीटिंग हो, तो इसका जो PDF होगा वो आपको मिल जाएगा पेड कोर्स वाले में, 99 रुपए वाले में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो सेकंड नंबर, सेकंड भाई साहब आ जाओ, सेकंड देखो ये है, सेकंड ये है दोस्तों, ये है गाउस का नियम। देखो गाउस का नियम 3 नंबर का आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और याद रखना अगर बोर्ड एग्जाम में, ध्यान समझना, अगर बोर्ड एग्जाम में थ्योरी आती है डेरिवेशन करने के लिए तो 3 नंबर, अगर इसी में न्यूमेरिकल भी आ गया तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैक्सिमम 5 नंबर, 3 नंबर थ्योरी का, केवल थ्योरी लिखने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए, और थ्योरी प्लस अगर
बड़ा कोई डेरिवेशन है तो उसमें भी 5 नंबर कभी कभार दे देते हैं। तो हम लोग ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आ जाओ भाई मेरे राजा, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन चलते हैं। जी हाँ, आ जाओ आ जाओ मेरे राजा। अगला क्वेश्चन, गाउस का नियम, ध्यान देना। गाउस का नियम, गाउस का नियम समझते हैं हम लोग अब बहुत ही आसानी से। देखो गाउस का नियम ना दो तरीके से सिद्ध कर सकते हो। एक तो नियमित आकृति के लिए, नियमित नियमित आकृति के लिए, दूसरा अनियमित आकृति के लिए। दूसरा क्या है दोस्तों? अनियमित आकृति के लिए, अनियमित आकृति। अब ये नियमित क्या है? नियमित मतलब कोई एक गोला ले लेंगे, उसके बीच में प्लस क्यू आवेश रखेंगे, तो यहां से जो बल रेखाएं निकलेंगी ये नियमित आकृति हो जाएगी। ठीक है। अनियमित मतलब कोई एक पत्थर वगैरह ले लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे कोई प्लस आवेश क्यू आवेश रखेंगे, तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी दोस्तों ये अनियमित आकृति को दर्शाएगा। किस आकृति को? अनियमित आकृति को दर्शाता है। तो कुल मिला के अनियमित और नियमित आकृति, ठीक है, अनियमित और नियमित आकृति के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम केवल नियमित आकृति के लिए लगाएंगे और बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे में सॉल्व करेंगे ताकि आप सभी को समझ में भी आ जाए और अच्छे से मजा आ जाए। देखो हम लोग गॉस के नियम की स्थापना नियमित आकृति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी 3 नंबर का आएगा या इस पे सवाल भी आ जाएगा तो 5 नंबर का, तो कहेगा गॉस के नियम की स्थापना लिखिए और उसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, तो उसमें नियमित अनियमित नहीं दिया रहेगा, कभी कभार दिया भी रहता है। ठीक है, लेकिन नियमित और अनियमित कोई नहीं कहेगा, तो आप केवल नियमित आकृति से लगाना है। ध्यान देना, ये नियमित आकृति क्या है? गॉस का नियम क्या है? गाउस का नियम कहो चाहे गॉस का नियम कहो, बात एक ही है। गॉस का नियम क्या है? पहले डिफिनीशन समझिए। किसी, ध्यान देना, किसी, गॉस का नियम क्या है दोस्तों? किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को किससे? फाई से, कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पृष्ठ में, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, याद रखना। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अब देखो यानी ये कह रहा है, ये भाई साहब कह रहा है कि आप लिख दो
फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हमें सिद्ध करनी है, जो ये बोल रहा है यही चीज सिद्ध करनी। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे। अब हम डेरिवेशन किसके लिए करेंगे, तो डेरिवेशन करने जा रहे हैं दोस्तों, ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं नियमित आकृति के लिए। नियमित आकृति के लिए ध्यान देना, नियमित आकृति के लिए एक फिगर बनाते हैं अच्छे से। कोई अगर हम यहाँ पे शेप होगा हमारे पास, ये है ठीक। ये देखो, ये नियमित आकृति मैंने बनाया। अब यहाँ पे एक बीच में कोई प्लस क्यू आवेश रख दे रहे हैं। और अभी मैंने बताया था कि जब किसी पृष्ठ के मध्य में, जब किसी गोले के मध्य में, थोड़ा कम दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग आए, जब किसी गोले के मध्य में कोई आवेश रख देंगे, ध्यान देना, दिख रहा है ना, जब किसी गोले के मध्य में कोई आवेश रख देंगे तो उसमें जो बल रेखाएं होंगी, उसमें जो बल रेखाएं होंगी वो बाहर की दिशा में इस तरीके से, ऐसे ये बाहर की दिशा में बल रेखाएं जाएंगी। क्यों जाएंगी भाई साहब, अपने से चली जाएंगी का ही, हाँ अपने से चली जाएंगी का नहीं, क्योंकि जिस पर होता है धन चार्ज, उसमें से उसके बाहरी कोश में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है देखो, इसमें से बल रेखाएं बाहर की ओर, और अगर इसमें थोड़ा सा पृष्ठ ले लें, थोड़ा सा भी पृष्ठ, थोड़ा सा पृष्ठ ले लें, तो इस जो पृष्ठ की दिशा है, ये जो पृष्ठ की दिशा है, इसकी भी बाहर की ओर है। भाई किसी भी गेंद के बाहर की जो पृष्ठ की दिशा है, देखो ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है, ध्यान देना। अगर इधर भी खींच दें, इधर भी खींच दें, इधर भी खींच दें, इधर भी खींच दें, तो ये क्या है दोस्तों, ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है ऐसे। ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है पूरा हमारा एक गोलीय पृष्ठ, ठीक है। अब क्या है, हम ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ए है, पूरे पृष्ठ का तो क्षेत्रफल ए है, लेकिन हम अगर एक पृष्ठ की बात कर लें, एक पृष्ठ की, इस पृष्ठ का एरिया मान लेते हैं ये डेल्टा ए है, और इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो होगा डेल्टा फाई। क्या होगा, डेल्टा फाई ई। और इसमें जो तीव्रता की दिशा है, जो बल की दिशा है, वो बाहर की ओर है, ई की दिशा बाहर की ओर। और ये जो पृष्ठ की दिशा, कोई गोली पृष्ठ लेंगे, जैसे मैं अपने कैप को लूं, तो ये कैप के इस पृष्ठ की दिशा किधर है, बाहर की ओर, ठीक है। और इसमें इस पृष्ठ की दिशा भी बाहर की ओर, और
ई की दिशा भी बाहर की ओर, तो जिस तरफ ई की दिशा है उसी तरफ पृष्ठ की दिशा है, तो दोनों एक दूसरे से थीटा यानी 0 डिग्री के कोण पर झुके होंगे। क्यों 0 डिग्री के कोण पर झुके होंगे? क्योंकि पृष्ठ की दिशा भी इधर है और तीव्रता की दिशा भी इधर है। जब दो बल एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं तो थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसकी भी दिशा ध्यान देना, हाँ थोड़ा छोटा करते हैं इससे। देखो डेल्टा ए इसकी भी दिशा इधर है और डेल्टा ए की भी दिशा इधर है, यानी थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे सूत्र लेते हैं हम लोग। विद्युत फ्लक्स का सूत्र है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह सूत्र आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, कहां पढ़ा था दोस्तों? चैप्टर फर्स्ट में। कहां पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट में दोस्तों पढ़े थे। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहां पे हम अगर एक पृष्ठ के लिए पूरे पृष्ठ के लिए नहीं, इस पूरे गोलाई वाले इस पूरे गोलीय पृष्ठ में एक पृष्ठ का जो फ्लक्स माने हैं डेल्टा फाई, तो यहां पे लिख देंगे डेल्टा फाई ई। क्षेत्र की दिशा ई ही है, ई ई ई रहेगा। ए के स्थान पे डेल्टा ए लिख देते हैं, डेल्टा ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है। क्या दोस्तों? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। और कास 0 अंश की वैल्यू सब बच्चे जानते हो, कास 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो यहां पे 1 रखोगे, डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए गुणे 1। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करोगे इतना ही आएगा। अब आगे देखो, आगे देखो लिखते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए। हाँ, कोई और इक्वेशन तो नहीं बना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो जरा, अभी मैंने इस पूरे पृष्ठ में से किसी एक पृष्ठ का किसी एक भाग का जो क्षेत्र माना था डेल्टा ए माना था, फ्लक्स माना था डेल्टा फाई ई माना था। ठीक है, और क्षेत्र तो सबके लिए बराबर ही होगा, पृष्ठ यहां पे छोटा हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे? अगर एक के लिए डेल्टा ए है तो पूरे के लिए क्या मानेंगे? तो हम मान लेते हैं कि एक पृष्ठ का जो फ्लक्स है डेल्टा फाई है, संपूर्ण पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो फाई है। तो फाई, ये संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा दोस्तों? फाई। तो फाई बराबर हो जाएगा, यानी यहां देखो, इस पृष्ठ के लिए डेल्टा फाई ई, इसके लिए भी कुछ न कुछ होगा डेल्टा फाई ई, इसके लिए भी डेल्टा फाई, इसके लिए डेल्टा फाई, इसके लिए मतलब ये जो बड़ा वाला पृष्ठ है ये छोटे छोटे गॉसियन पृष्ठ से मिलकर बना है। उन सभी छोटे छोटे गॉसियन पृष्ठ को जब जोड़ते हैं तो हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, यानी इसी एक के आगे अगर सिग्मा लगा दें तो ये कैपिटल फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां लिखेंगे यदि संपूर्ण पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी विद्युत फ्लक्स,
विद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो क्या होगा दोस्तों? फाई ई हो तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा डेल्टा फाई ई। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा फाई ई का मान अभी अभी निकाले हैं ना, ये देखो डेल्टा फाई ई का मान ई डेल्टा ए, डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए। ई डेल्टा ए मिला है, इसे रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे चूंकि डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, तो यहाँ जब रखोगे तो ये हो जाएगा ई डेल्टा ए, और ई यहाँ पे बाहर निकल जाएगा सिग्मा से, तो ई समेशन ऑफ डेल्टा ए। अब देखो आगे आगे का प्रोसेस बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। समीकरण 3 नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ये जो ई है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है। यानी चूंकि ई के स्थान पे क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केंद्र पर क्या रखा था प्लस क्यू आवेश, और केंद्र से उस पृष्ठ की दूरी होगी यार आर स्क्वायर। मतलब ये समझो जरा, यहाँ पर जो आवेश रखा था क्यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये आर होगी। ठीक है, तो ये दूरी आर ले लिया, आर ले लिया, आर ले लिया, और पूरे पृष्ठ यहाँ पे सिग्मा डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा ए का मतलब जरा समझो, सिग्मा डेल्टा ए का मतलब, डेल्टा ए का मतलब एक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिग्मा लग जाता है तो पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये गोला है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का जो वक्र पृष्ठ है, जरा ध्यान से समझना, गोले का वक्र पृष्ठ तथा ये सिग्मा डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू, ई के स्थान पे ई ही रहेगा, ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, गुणे सिग्मा डेल्टा ए के स्थान पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कुल मिला के मिल जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉसियस लॉ, गॉस का नियम यही है दोस्तों। हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसी को। फटाफट थम्स अप कर दीजिए। जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है इसका, वो जो है फटाफट से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। पीडीएफ लेना है तो आप कोर्स से ज्वाइन हो जाइए, उस पर आपको पूरा 50 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम ये सॉल्व करा रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप वीडियो विथ वीडियो देखना, वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पे फ्री, बट पीडीएफ आपको लेना है तो वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 99 रुपये मिलेगा। जिन बच्चों को लेना है फटाफट से यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करें। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको ये भी मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स का एकदम जबरदस्त क्लास होगा, याद रखना, जबरदस्त तरीके से एकदम तहलका मचा देने वाला क्लास। चलिए अगला टॉपिक क्या होने वाला है, ध्यान देना। अगला टॉपिक हमारा ये है दोस्तों, तीसरा और चौथा। तीसरे नंबर में क्या है, देखो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत ही साधारण है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही साधारण है। सबसे पहले हम लोग
अक्षीय स्थिति वाला सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद निरक्षीय स्थिति भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, फटाफट से एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी हमारे प्यारे एसकेएम स्टडी के लाडले देख रहे हैं, एक बार वीडियो को धमाकेदार स्पीड में शेयर करें। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले यहां पर एक फिगर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -Q, यहाँ पर रखेंगे +Q, और बीच में एक पॉइंट रखेंगे जिसका नाम है O। ध्यान देना, बीच में जो पॉइंट रखेंगे उसका नाम है O। यही है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। हमें लगता है सबको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो यहां से लेकर टोटल दूरी तो 2L होती है। इसका नाम भी रख देते हैं दोस्तों, इसका नाम रख देते हैं A और इसका नाम रख देते हैं B। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी L, देखो यहां से यहां तक की दूरी L है और यहां से यहां तक भी L है। ठीक है, उसके बाद जो है यहां से देखो, यहां से लेकर बिंदु O से लेकर एक बिंदु P लेते हैं इस पॉइंट पर, एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु क्या लेते हैं P, इस पॉइंट पर लेते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। ये R है, O से लेकर P के बीच की दूरी R मान ली। अब हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन याद रखना, पिछली बार 2024 के पेपर में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन आया था, और इस बार आएगा अच्छी वाला या गॉस के नियम के अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग अभी हम 5वां नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें भी आ सकता है, लेकिन इसमें से याद रखना एक क्वेश्चन जबरदस्त वाला आएगा 3 नंबर में। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सभी रट्टा मार लो, फंसेगा जरूर, ये गारंटी है लियल के मिश्रा की। ठीक है, आगे देखो, यहां पे हम B से P के बीच की और P पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं जिसका नाम है Q0। क्या रख देते हैं, Q0। अब B और इस P के बीच में कौन सा बल लगेगा ये देख लो। देखो B पर +Q है और P पर +Q0 है, तो दोनों पर समान आवेश हैं, तो परिमाण में अलग अलग लेकिन चिन्ह में समान है, इसलिए इनके बीच लगने वाला जो बल होगा विपरीत दिशा में होगा। दोस्तों इनके बीच जो लगने वाला बल है वो विपरीत दिशा में होगा। तो मान लेते हैं इसके बीच में जो लगने वाला बल है, अच्छा इसके बीच की दूरी क्या है ये नहीं पता है, तो टोटल दूरी तो R है और ये वाली दूरी L है, तो R में से अगर L घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा R - L। ये वाली दूरी आ गई R - L। ठीक है,
याद रखना आर माइनस यल है। और यहां टोटल दूरी क्या है? टोटल दूरी यल प्लस आर, ये यल प्लस आर, ठीक है, यल प्लस आर। बात समझ में आ रही कि नहीं? यल प्लस आर है और इस तरफ जो है आर माइनस यल है। ए से लेकर पी के बीच की दूरी यल प्लस आर और बी से लेकर पी की दूरी आर माइनस यल। अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता लेते हैं, तो प्लस इसके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इसके बीच की तीव्रता मान लेते हैं हम। यहां पे जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो E1 है, इसके बीच प्रतिकर्षण बल इस दिशा में। और यहां देखो माइनस क्यू और इसके बीच जब लोगे, माइनस क्यू यानी ए और पी के बीच में जब लोगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो इसके बीच लगेगा आकर्षण, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, इसके बीच लगेगा आकर्षण तो इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। E1 की दिशा उस तरफ बिंदु P से P के लिए, और E2 की दिशा इस तरफ बिंदु A से P के लिए। ठीक, तो यहां पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 हो, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 हो तो ध्यान देना P पर तीव्रता क्या होगा? E1 होगा। अब देखिए ध्यान से देखते रहिए, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अगर 50 आप पढ़ लिए मेरी गारंटी है, 70 तो 70 नहीं कर सकते, फिर भी आप 60 प्लस ही रहेगा, याद रखना 60 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता E1 हो तो यहां पे सूत्र ये वाला लगा दो, अभी जो पिछले लेक्चर में मैंने लिखा था, E बराबर के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, सूत्र से। अब तीव्रता क्या है? E1 है, तो E के स्थान पे E1 के इंटू प्लस क्यू बटे दूरी, देखो यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी आर माइनस यल का होल स्क्वायर। E1 बराबर के इंटू प्लस क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 हो E बराबर के इंटू, अब डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे E2 इज इक्वल टू के इंटू पी बटे, यहां से यहां तक की दूरी आर प्लस यल प्लस आर लिखा है तो यल प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस यल लिखो, बात एक ही होगी, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक की दिशा इस तरफ है, दूसरे की दिशा इस तरफ है, तो दोनों परिणाम में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, तो दोनों हो जाएंगे E1 बराबर E2। E1 और E2, जब E1 E2 को इस तरफ ले आओगे तो E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा 0, यानी यहां पर लिखेंगे यदि E1 और E2 का परिणामी E हो, यदि E1 तथा E2 का परिणामी कैपिटल E
हो तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। समीकरण 3 में E1 और E2 का मान रखने पर समीकरण 3 में E1 और E2 का मान रखने पर ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू K इंटू क्यू अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू K इंटू क्यू अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। देखो यहां से क्या क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन लेंगे, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू 1 अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस यल का होल स्क्वायर। ये और ये दोनों देखिए, R माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस यल का, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर बराबर 4RL। ठीक है, तो ये हो जाएगा K इंटू क्यू, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4RL इतने के स्थान पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। वही सूत्र यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए हैं, तो ये 4RL हो गया। और नीचे देखो R माइनस यल R प्लस यल, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा देखो शॉर्टकट नहीं करेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा मामला लेते हैं। मामला क्या लेंगे, इसे मॉडिफाई करते हैं दोस्तों। देखो मॉडिफाई इज इक्वल टू के क्यू, ये दो है ना, दो यहाँ पे लिख देते हैं 2k इंटू एक यल यहाँ है, तो एक यल के स्थान पे 2l इंटू क्यू, बगल में R बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2k हो गया और Q 2Q 2l हो गया। देखो 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे हो गया और 2 इसके बगल में हो जाएगा, यल के बगल में। ठीक, और इसके बगल में Q रख दिया, एक R रख दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे P बराबर 2l इंटू क्यू 2k P इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखो पॉइंट वाली बात समझिएगा जरा, जो ये यल का मान है ये R की तुलना में बहुत छोटा है। जो यल का मान है, ध्यान देना, ये यल की वैल्यू इस R की तुलना में बहुत छोटा है। अगर अगर ध्यान देना, अगर 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 यदि R इज वेरी 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 सॉरी
यल का मान बहुत छोटा है आर से, तो यल इज वेरी 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 लेस देन आर, तो इसका स्क्वायर जो है और छोटा हो जाएगा, यानी यल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन आर स्क्वायर। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ मैं 1 रख दूं और यहाँ मैं रख दूं 5, 1 5 से बहुत छोटा है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर और ज़्यादा ये यल आर से छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसकी तुलना में ये बहुत छोटा है, यानी इसकी तुलना में ये 0 है, न के बराबर। उसी तरीके से ये आर की तुलना में यल न के बराबर है, अर्थात इसे 0 मान के चलेंगे। तो यहां लिखेंगे अर्थात यल स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 0 यहां पे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2K P इंटू आर बटे आर स्क्वायर के स्थान पे आर स्क्वायर ही रहेगा, यल स्क्वायर के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर बराबर 2K पी आर बटे 2 दूनी 4, और घात 4 को लिख सकते हैं, आर घात 3 इंटू आर, ये आर से आर कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा E बराबर हो जाएगा K इंटू 2P/r³। ये हमारा हो गया दोस्तों फार्मूला। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन मैंने कर दिया। अब चलेगा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। चलिए, निरक्षीय स्थिति में क्या है? दोस्तों निरक्षीय स्थिति में लेते हैं, जरा ध्यान समझना। हम पहले इमेज लेते हैं निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति के 2 नाम हैं, ध्यान समझना। निरक्षीय स्थिति के कितने नाम हैं? 2। दोस्तों निरक्षीय स्थिति के कितने नाम हैं? 2। एक तो निरक्षीय स्थिति और एक होता है अनुप्रस्थ स्थिति। तो जो अभी मैंने सूत्र अक्षीय स्थिति में करा है, अब सेम वैसे ही निरक्षीय स्थिति में करेंगे, लेकिन इसमें जो P एक रेखा में था, जस्ट उस वैद्युत द्विध्रुव के जो P पॉइंट लेंगे वो लंबवत हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिगर बनाते हैं निरक्षीय स्थिति वाला। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे, यहाँ पे रखते हैं -Q और यहाँ पे रखते हैं +Q। इस पॉइंट पर A होगा, इस पॉइंट पर होगा B, और यहाँ पर रख देते हैं बिंदु O। ठीक है, दोनों यहाँ से यहाँ तक यल और यहाँ से यहाँ तक यल हो जाएगा। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर P, ये P पॉइंट लेते हैं और इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये दूरी ले लेते हैं, लंबवत दूरी P से लंबवत दूरी R, यहाँ से यहाँ तक यल। तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा दोस्तों यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी ये कैसे मिलेगा अभी दिखा रहे हैं। ये मिल जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखेंगे +Q नॉट। ध्यान देना, यहाँ +Q नॉट, यहाँ +Q है, यहाँ +Q नॉट है। इसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यानी अगर इस क्षेत्र, ये जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, अगर बल F1 है तो तीव्रता E1 हो जाएगी। तो दोस्तों ये तीव्रता E1 है। क्या है? तीव्रता E1।
ये बल कहाँ लग रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे दो घटक का निर्माण होगा। कितने घटक का निर्माण, दो घटक का निर्माण। किसके कारण लग रहा है, प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोस्तों, इस पॉइंट पर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे दो घटक का निर्माण होगा, एक क्षैतिज हो जाएगा और एक ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। दो घटक का निर्माण हो जाएगा यहाँ, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो E1 के कितने घटक, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो जो ये वाला कोण बनाएगा यहां से, ये थीटा कोण बनाएगा, ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी कोण थीटा होगा, ठीक है। और ये E1 साइन थीटा हो जाएगा, और इस दिशा में भी E1 साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा, और ये जो इस तरफ है E1 कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान देना, प्लस क्यू नॉट पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, क्योंकि दोनों पर आवेश का चिन्ह समान है, परिमाण भिन्न भिन्न है, चिन्ह समान होने के कारण विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इस तीव्रता का मान E1 लिया, तो E1 के दो घटक, एक क्षैतिज E1 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा, ठीक है ना। ये आप पढ़े होंगे घटक क्या होते हैं। जैसे क्लास 10th में आप एक क्षैतिज, ये पृथ्वी है, और यहाँ से कोई गेंद आप जब फेंकते हैं तो गेंद यहाँ पे जाके गिरती है, ये आप U वेग से फेंके और U के दो घटक हो जाता है, एक क्षैतिज घटक हो जाता है दोस्तों U कॉस थीटा, और एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाता है U साइन थीटा, ठीक। वैसे ही E1 के भी दो घटक, एक क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा, एक ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। अब आगे देखिए, अब इधर वाला तो काम हो गया, इधर वाले पे आ जाते हैं। अभी ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिया आया है, ठीक है, ये इसको भी ला रहे हैं हम, अभी इसको लाएंगे, तो दिखाने के लिए कर दिए थे। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो माइनस और प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो इसकी तीव्रता E1, तो इसकी तीव्रता E2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा E2। अब इसके भी दो घटक, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज तो इधर चला आएगा, से मान लेते हैं क्षैतिज E2 कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा, इसको मान लेते हैं E2 साइन थीटा। E1 साइन ऊपर और E2 साइन नीचे, ठीक है। अब देखो, एक बल ऊपर एक बल नीचे, E1 साइन E2 साइन, ये दोनों बल बराबर एवं विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और इधर देखो, ये बल E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, ठीक है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये एक ही ओर होने के कारण ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं साइकिल चला के, पीछे से अगर आंधी इसी दिशा में आए, इसी दिशा में तूफान आए, तो आपका वेग बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। तो वैसे ही ये दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इनका परिणामी बढ़ जाएगा, तो दोनों जुड़ेंगे तभी तो परिणामी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और एक बल उधर एक बल उधर, दोनों बराबर एवं विपरीत हैं, इसलिए दोनों के प्रभाव निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। अब लेते हैं भाई साहब, अब पॉइंट वाली बात देखो। अब सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, P और A के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी दूरी P से P के बीच की दूरी होगी। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज POA में, POA में यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, शॉर्टकट में लिखते हैं
पी जी टी। पी जी टी में ये देखो लंब है, ये आधार है, ये कण है, यानी ए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार से जो AP का मान है, AP का मान है वही BP का भी हो जाएगा। BP बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाली जो दूरी है यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाली भी दूरी यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे समझिएगा जरा ध्यान से। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 हो, और उसके पहले लिखेंगे E1 साइन थीटा तथा पहले ये लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 हो तो माइनस क्यू आवेश के कारण पहले देखो प्लस क्यू आवेश के कारण लिखते हैं क्योंकि इस तरफ E1 माने हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 हो तो E बराबर K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये सूत्र है। इसी से तो E के स्थान पे E1 K इंटू क्यू अपान आर की वैल्यू ये है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 बराबर K इंटू क्यू बटे होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा है, होल स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण 1। ठीक है, अब देखो एक मिल गया। इसी तरीके से हम माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या माने हैं E2, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 हो तो E2, तो यहाँ पे E2 की वैल्यू निकालोगे, E2 इसी सूत्र में रखोगे, E2 बराबर K इंटू क्यू क्यू ही रहेगा, क्यू क्यू ही रहेगा, और दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ से होल स्क्वायर करोगे कड़ी हटेगी तो E2 की वैल्यू मिल जाएगी K इंटू क्यू बटे यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण 2। यहाँ पे E1 E2 का मान आ गया। अब मामला फंसता है कि E1 E2 का मान रखेंगे कहाँ पे, भी बात है। तो देखो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। कैसे? जैसे ये हमारा एक क्षण है, 10 न्यूटन का बल इधर बल लगाएं और 10 न्यूटन का इधर, तो बताओ ये क्षण यहीं पर रहेगी ना, कहीं नहीं जाएगी, इसलिए दोनों बल बराबर एवं विपरीत है, प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर E1 साइन E1 E2 साइन का काम खत्म, मतलब यहाँ पे नहीं रखना है हमें। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये जो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा है, ये एक ही होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, इनका परिणामी जुड़ जाएगा, इनकी तीव्रता जुड़ जाएगी, तो एक परिणामी तीव्रता मिलेगी। यानी E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा की तीव्रता कैपिटल E हो तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा।
तो यहाँ पे एक cos थीटा भी मिल रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा। क्योंकि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर एवं विपरीत हैं, बराबर एवं विपरीत है। अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त। अब हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POA में cos थीटा बराबर cos, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो cos में आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर, आधार क्या है, r है, और कर्ण क्या है, √L² प्लस r²। ठीक, अब देखो cos की वैल्यू भी आ गई। अब लिखेंगे यदि E1 और E2 का परिणामी E हो, यदि E1 और E2 का परिणामी कैपिटल E हो, तो ये हो जाएगा दोस्तों E = E1 प्लस E2। हमें लगता है ये समीकरण कितना होगा, ये 2 बना था, 2 के बाद ये 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण 3 में दोस्तों, इस समीकरण 3 में E1 E2 का मान रखेंगे। E1 का मान अपना ये है और E2 का मान ये है। ये दोनों मान E1 E2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे E1 और E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखोगे तो E = देखो यहाँ पे परिणामी जो है E1 E2 का जो परिणामी था, ये होता E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये 2 था। यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा E1 धन E2 समीकरण 3, इसमें रखेंगे cos थीटा का मान रख दो r बटे √L² प्लस r²। ध्यान देना, cos थीटा का मान रख देंगे और E1 k × Q बटे L² प्लस r², E1 का मान, और E2 का मान k × Q बटे L² प्लस r²। ये हो जाएगा r, इसके लिख देंगे L² प्लस r², इसकी घात 1/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा k × 2Q बटे, इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा L² प्लस r²। ठीक है,
अब चाहे यहाँ पे ऐसे लिख दो 2kp, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी घात 1/2, इसकी घात 1, तो 1 में अगर आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2। तो इसे ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, के यहाँ पे लिखेंगे और 2pr अपान, इन दोनों को जोड़ के आधार आधार बराबर गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया का, यहाँ पे यल है ना क्या दोस्तों, यल, ध्यान देना, यल/√, देखो क्यों 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 क्यों, काश आँख है, आधार बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार ये है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यल/√r² प्लस यल²। यल होगा तो यहाँ पे रखेंगे यल, देखो ऊपर यल ही रखे थे ना, तो यल 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 भाई, ये हो जाएगा के, और यहाँ पे क्यू, तो के हो जाएगा 2l³ बटे यल² प्लस r², और इसकी घात हो जाएगा 3/2, ये ई की वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे p बराबर q इंटू 2l, और इसके स्थान पे p रखेंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर k इंटू p बटे r² प्लस यल² की घात 3/2। ठीक है, k इंटू पी बाई r² प्लस यल² की घात 3/2, और चूंकि यहाँ जो यल का मान है वो r से बहुत छोटा है, तो यल² का मान भी r² से और भी छोटा हो जाएगा, यानी यल² बराबर r² की तुलना में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 0 जब रख दोगे तो E बराबर हो जाएगा k इंटू पी अपान r² इंटू 0 के पावर 3/2, तो k इंटू पी बटे r की घाते, ध्यान देना, r घाते 2 और इसकी घात 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, k इंटू पी बाई r³, ये हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देख लो एक एक पॉइंट देख लो सभी बच्चे, ठीक है, एक एक पॉइंट देख लो पूरा एक एक पॉइंट। ठीक, जिन बच्चों को इसका PDF लेना है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जिनको इसका PDF लेना है वो कोर्स जरूर लें, 799 रुपए में आपको मिलेगा, मात्र 5 ईयर्स का अनसॉल्व्ड पेपर, पिछले ईयर्स के पेपर्स का सलूशन देंगे, उसको और इसको तैयार कर लेंगे तो ना दिल खुश हो जाएगा एग्जाम में, अगर पूरा पढ़ लोगे मेरे लाडलो। PDF मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको। ठीक है, आप सही बच्चे जरूर तैयार करें, इसका भी PDF उसको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है फटाफट से 7992087382 पे कांटेक्ट करें। एक सब्जेक्ट आपको 29 रुपए में, 5 सब्जेक्ट लेंगे तो 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे 5वें, 6वें, 7वें, 8वें क्वेश्चन। ठीक है, हर वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, और ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लगभग 7 से 8 वीडियो में एंड कर दूंगा।